हेमंत भाई, आप थोड़ा, आपसे तो दो तीन चीजें समझनी है। एक तो आज के ओवरऑल जो 13 उपचुनाव हुए हैं, इससे क्या कोई इंडिकेशन मिल रहा है आने वाले समय की, कोई वो मिल रही है? नंबर एक। नंबर दो, हमारी एक दर्शक है, मैं आपका वेट कर रहा था, वो कह रही थी कि भाई ये सब कुछ ठीक था, तो महाराष्ट्र में जो चुनाव एमएलसी के कल खत्म हुए, 11 में से 9 सीट एनडीए के पास और 2 ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास, इसका इंडिकेशन क्या है? और मैं एक एंगल और आपको जोड़ लूं, जो मेरी पक्की सूचना है। उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल खुली छूट दी जा रही है, आप जिसको चाहिए उसको लड़ाइए। ये चाणक्य जी की ये नीति है। चाणक्य जी ने ये कहा है कि इनको इसी तरह से निपटाया जाए, क्योंकि 10 चुनाव में, आज की तारीख में 5 चुनाव समाजवादी पार्टी के एमएलए थे वहां, 3 बीजेपी, एक अपना दल और एक संजय निषाद पार्टी के। ये सब की हालत होनी है बुरी। अब ये है कि ये इस तरह से करके, क्योंकि अभी तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी के हाथ में ही कुछ नहीं था, आपने टिकट अपने हिसाब से बांटे, और इसलिए अब इनको निपटाने की तैयारी में ये चाणक्य जी का एक, बिल्कुल जिसको वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र उन्होंने शुरू किया। तो मैं एक बाद में एक टिप्पणी उस पर भी चाहूंगा। और अंबानी जी की शादी, अगर हम लोग उस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो भाई अंबानी जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो उस पर भी बोलना, एक टिप्पणी उस पर भी आपसे लेंगे जरूर। लेकिन पहले जो आज के उपचुनाव हुए हैं, वो कुछ उससे कुछ इंडिकेशन, कुछ मतलब निकल सकता है? देखिए आनंद जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात जो इस उपचुनाव को लेकर के है वो ये है कि अगर आप इसके इन्फ्लुएंसेस ड्रा करेंगे, वैसे तो उपचुनाव आपको पता ही है, स्टेट्स की जिनकी सरकारें होती है वो जीतते हैं, वो तमाम सारी घिसी पिटी बातें। लेकिन अगर इसका नेट लबोलुआब अगर आप देखेंगे, तो पहला लबोलुआब ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया था कांग्रेस सरकार को गिराने का, वो फ्लॉप हो गया है। जनता ने उसको नकार दिया। आपने देखा किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के नाम पर कांग्रेस पार्टी से फ्लोर क्रॉस कराया गया विधायकों से 6, और उससे पहले जो निर्दलीय विधायक थे उनके साथ किस तरीके का वो किया गया। तो कांग्रेस पार्टी, अगर आपको ध्यान हो, 2022 में 40 सीटों पर थी आउट ऑफ 68, और वो 40 सीटों पर वापस पहुंच गई। यानी कि जो नड्डा साहब का होम स्टेट है, वहां पर ऑपरेशन लोटस धराशायी हो गया है। एक बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इसका जो है कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल के अंदर उसकी औकात दिखा दी दोबारा से। पहले लोकसभा चुनाव में दिखाई, अब जो ममता बनर्जी ने जो 4 बाई इलेक्शन हुए, वो चारों ना केवल जीते हैं, बल्कि 3 में भाजपा को हरा दिया है। 3 में हराया है। इसका मतलब साफ है कि जो लोकसभा का सिलसिला था बीजेपी को पटकनी देने का, वो अभी भी विधानसभा के उपचुनाव में भी कंटिन्यूड रहा है। बीजेपी की 3 सीटें उन्होंने छीनी। दूसरा इसका ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो दरक रही है। बद्रीनाथ जैसी जगह, पहले अयोध्या में सपा का प्रत्याशी जीता, और अब बद्रीनाथ में कांग्रेस जीत गई है। 2 बाई इलेक्शन थे उत्तराखंड में, दोनों कांग्रेस ने जीते हैं। एक बसपा को हराया, एक भाजपा को हराया। बद्रीनाथ की जीत बड़ी महत्वपूर्ण, आपको पता है धार्मिक संस्थान है, हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। तो उससे एक बात बड़ी साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म का राजनीतिक व्यापार जो करती आई है, उसके वो दिन लदते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो अयोध्या में हुआ और जो अब बद्रीनाथ में हुआ, कि जो धर्म, जो आस्था का विषय था, उसको जो राजनीतिक व्यापार करती है भाजपा, जो राहुल गांधी ने सदन में भी कहा था, वो अब उसके दिन गिने चुने रह गए हैं। धर्म की राजनीति के धर्म का दिन आने वाला है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, वो दिनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर सारी स्थितियां ठीक, आपने कहा कि जो चाणक्य जी हैं वो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देने जा रहे हैं, तो काश योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पार्लियामेंट में फ्री हैंड दे दिया होता, तब तो पूछा भी नहीं। तो ये जो उनकी दोनों की, जो गुजरात के जो दोनों क्या कहेंगे आप, महायोद्धा जो देश पे कब्जा किए हुए पिछले 10 साल से, उनके चाल चरित्र और चेहरे का हिस्सा नहीं है कि वो खुद अपनी सदारत में किसी और को फ्री हैंड दे दे। इस पे मुझे बड़ा गंभीर शक है, माफ कीजिएगा। वो सारे खेल अपने हिसाब से करते हैं, उनके लिए व्यक्ति नहीं, वो मोहरे खेलते हैं। किस मोहरे को किससे पिटवाना है, किसको क्या करना है, दूसरी पार्टी से लेके आना है, तीसरी टिकड़म लगानी है, और ये सारा। महाराष्ट्र की आपने बात की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में न केवल भाजपा बल्कि एनडीए का फजीता हुआ, और कहां से वो कहां पहुंच गए। आपने कहा कि इसके जो एमएलसी के चुनाव थे, एमएलसी के चुनाव में देखिए, एक तो सरकार थी और उस पर क्रॉस वोटिंग का जो कांग्रेस के कई एमएलए ने की, वो सारा खेल कोई नया नहीं है, बीजेपी हमेशा से करती आई है। और महाराष्ट्र में एक मैसेज देना चाहती थी वो, कि देखिए हम आज भी रेलेवेंट हैं,
लेकिन एमएलसी का चुनाव अलग चीज है और स्टेट का चुनाव अलग चीज है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 सवा 2 साल से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं करा पाई, किस कारण से? अपनी सरकार है, करा लेते, तो नहीं करा पाए ना। तो एमएलसी के चुनाव में मैनिपुलेशन कर लेना और जनता का मुद्दों के आधार पर सामना करना, ये दो अलग अलग बातें। इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जान रही है, इसलिए उन्होंने तमाम फ्लोर क्रॉस कराए, नेता आयतित किए, फला किया, सब कुछ किया। फडणवीस को सीएम जो थे उनको डिप्टी सीएम भी बनाया, सारे कर्म किए। उसके बावजूद नेट रिजल्ट आया 0। पार्लियामेंट के अंदर अगर उड़ीसा ना होता, अगर एजेंसीज ना होती, अगर सीबीआईडी ना होती, अगर चुनाव आयोग ना होता, अगर डॉगी मीडिया ना होता जो मोदी के पक्ष में सुबह शाम तक भौंकता है, तो उस चुनाव का क्या परिणाम आता है वो भी देश ने देख लिया। एक कल्पना की स्थिति हो सकती है वो, अगर खाते सील ना किए होते, नेता जेल में ना डाले होते। ये वो सारे सवाल हैं जो देश की जनता कहीं ना कहीं सोच रही है। और इस सारे के बावजूद भी मोदी जी एक बात समझने को तैयार नहीं है कि उनको अपनी कार्यशैली और सोच बदलनी पड़ेगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के संविधान का हत्या दिवस मनाया जा सकता है, वो भी इमरजेंसी के 49 साल के बाद। और वो कब मनाया जाएगा? पहली बार अगले साल। पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं सारे, पूरा देश जानता है इसको। कुछ बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है आनंद जी। क्या प्रधानमंत्री जी ने जब 3 बार शपथ ली तो उन्होंने मृत संविधान की शपथ ली थी क्या? दिवंगत संविधान की शपथ ली थी क्या? देश के अंदर मैं इमरजेंसी का सबसे घोर विरोधी हूं, आपको भी पता है, सारे साथियों को पता है। उसके बावजूद भी जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत लगाई गई थी। संवैधानिक प्रावधान था तभी तो इमरजेंसी लगी ना, कैबिनेट से लगी। उसके बाद प्रॉपरली चुनाव हुए, किसी नेता को जेल में नहीं डाला गया, किसी के खाते सील नहीं हुए, और उसकी सजा दी कांग्रेस ने, माफी मांगी देश से लगातार। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? संविधान की हत्या दिवस मना रहे हैं 50 साल के बाद। इसका मतलब देखिए क्या है, ये उनके बौद्धिक दिवालियेपन का एक ज्वलंत उदाहरण। पूरी सरकार, उनके सलाहकार, उनके रणनीतिकार और उनके तमाम ऐसे लोग जो उनको चलाते हैं। आज की तारीख में संविधान हत्या दिवस का मतलब बताइए आप। अगर देश में संविधान की हत्या कर दी गई थी तो मोदी जी ने किसकी शपथ ली थी? दिवंगत संविधान की। मोदी जी ने जो माथे पे लगाया था वो दिवंगत संविधान था। क्या मोदी जी पिछले 11 साल से 10 साल से इस देश को, और उससे पहले गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मृत संविधान के तहत चला रहे थे क्या? ये कौन सी सोच है? आप इस देश के अंदर कोई भी हत्या दिवस मनाया जाता है, आप मुझे सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, एक हत्या दिवस का नाम बताइए मुझे। इनकी सोच देखिए कितनी भयावह तौर पे हिंसक है। ये तो गांधी का देश है। ये क्या करना चाह रहे हैं? आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा पासिंग रेफरेंस में, अंबानी की शादी का। देखिए, अंबानी इस देश के मालिक हैं, ये मोदी जी ने स्टैब्लिश किया। भारत की वायुसेना के हवाई अड्डे को रातों रात एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जा सकता है एक फाइनेंसर के लिए। चुनावी फाइनेंसर ही तो है अंबानी मोदी के, और तो कुछ नहीं। उसके लिए अगर उसको ओवरनाइट अगर आप उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा दे सकते हैं तो आम जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो फैसिलिटीज कंटिन्यू कर दीजिए वहां पर। या वो सिर्फ अंबानी के लिए ही था? ओवरनाइट किया गया। उसके बाद केवल वहीं तक बात नहीं रुकी, एक शादी पे 19 महीने से शादी के कार्यक्रम चल रहे हैं। आप तो बहुत वरिष्ठ है, आपने कोई ऐसी शादी देखी हो? मैंने तो नहीं देखी। उसके बाद 3000 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। 3000 करोड़ का पैसा आपका, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन ऐसे देश में जहां 82 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीवित है, 3000 करोड़ की शादी करके आप पैसे का अश्लील प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं वो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अश्लील प्रदर्शन है ये पैसे का। ये एक चीज और देखनी पड़ेगी, ये जो गरीब अमीरी का जो ये है ना शानो शौकत और ये सारा, ये तभी तक चलती है जब तक गरीबी उसको निहारती है। और इस देश की गरीबी ने उसको निहारने से इनकार कर दिया है। गोदी मीडिया चाहे कुछ भी कर ले, आप सारे चैनलों पे देख रहे हैं, सारे चैनल उत्सव नुमा हुआ पड़े। अब अंबानी ने खाया, अब अंबानी ने नचाया, अब फलाना किया, अब फलाने नाचे। टीवी चैनल्स देख लीजिए, अखबार देखिए, भरे पड़े पेज के पेज, एज इफ देयर इज ए बिग नेशनल इवेंट गोइंग ऑन। और उस देश में और कोई काम ही नहीं बचा है। इस देश में कोई बेरोजगारी नहीं बची, कोई महंगाई नहीं बची, कोई नीट एग्जाम का इशू नहीं है, आम जनता का कोई सरोकार नहीं है, केवल अंबानी ही इशू बच गए। अंबानी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अडानी की हिंडनबर्ग पे आज तक सेबी ने क्या किया, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
कि अच्छा, वहां पर कल शाम को मैं देख रहा था, जिस रास्ते से आज मोदी जी को जाना है, एक स्पेशल रास्ता है, उस पे मोदी जी के कटआउट्स लगे हुए हैं। शादी में जा रहे हैं, पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक कार्यक्रम है, उस पर मोदी जी के कटआउट्स का क्या मतलब है? गजब देखिए आप। तो क्या वो शादी किसकी है? अंबानी परिवार की है, या दुल्हा कौन है और अगवानी उसकी किस तरीके अलग से? आपने कभी देखा ही? आपने G20 के सम्मेलन में देखा होगा, सारी दिल्ली के अंदर लगे हुए थे कटआउट। समझ में आती है बात भाई? आप ऑर्गेनाइजर हैं, यहां तो ऑर्गेनाइजर अंबानी है, और मोदी जी ने जिस रास्ते से जाना है उस पर दोनों तरफ उस रास्ते को पाट दिया गया उस सारे से। उससे पहले आपको याद होगा, जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, उस टाइम मोदी जी के फोटो के साथ हर अखबार में देश के फ्रंट पेज का फुल पेज विज्ञापन था। इसका मतलब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे या अंबानी के जियो के ब्रांड एम्बेसडर थे? उससे पहले यही काम, अगर आपको ध्यान हो, पेटीएम ने किया था नोटबंदी के दौरान। उस पेटीएम का अब क्या हाल किया गया वो भी आपने देख लिया। ये सारी चीजें एक दिशा बता रही है कि प्रधानमंत्री जी को उत्सवों में प्रकट होने का, खुद की मार्केटिंग का एक भव्य अंदाज में, भव्यता का किस हद तक शौक है, किस हद तक चार्म है। और वो और उनके क्रोनीज, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अडानी हो, वो इस देश के कानून, इस देश की जितने भी सारी सिस्टम है, उनके लिए रातों रात हवाई अड्डे वायुसेना के इंटरनेशनल बन सकते हैं, उनके लिए कुछ भी हो सकता है। उनके लिए रिलायंस मुंबई आप पिछले कितने दिन से देखिए, और कब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उस एरिया के अंदर, आप सोच सकते हैं। होटल में अगर आप और मैं जाकर रुकना चाहे तो होटल में कमरा नहीं है, सारे होटल बुक्ड है। ये किस तरह का प्रदर्शन है? माया आपकी है, आप उस माया का ये प्रदर्शन करके क्या देश के गरीबों को, देश के तंत्र को और देश के आम आदमी को चिढ़ा रहे हैं? और उस भव्य और भोंडे प्रदर्शन का हिस्सा क्या प्रधानमंत्री भी है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर। उस सारे सूरत हाल में देश के सामने जो बेसिक सवाल थे उन सबको धराशायी कर दिया गया है। मूल सवाल पे कोई बात मत कीजिए, मूल एजेंडे पे कोई बात मत कीजिए, गवर्नेंस पे कोई बात मत कीजिए, डिलीवरी पे बात मत कीजिए, रोड मैप पे बात मत कीजिए, विजन पे बात मत कीजिए। बात क्या कीजिए? सब चंगासी, जो मर्जी आए करिए। ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया बता दीजिए, रशिया के अंदर जाकर के कुछ भी फलूदा होते रहे उसको आप विश्व विजय बता दीजिए। ये सारी चीजें बेसिकली जब आप अकेले सरकार चला रहे थे बहुमत के डंडे के दम पर, वो दौर अलग था। अब आनंद जी हर चीज की जवाबदेही तय होगी। आपने पिछले सेशन में देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या हुआ। अब बजट सेशन है, जो अपना विपक्ष है वो बदले हुए नंबर्स के साथ वो चुनाव इसके बजट सेशन के दौरान नीतियों के ऊपर किस तरीके से घेरेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मोदी जी के एक सलाहकार ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें लिखा इस देश में टू मच डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र बहुत ज्यादा हो गए। तो वो लोकतंत्र अब मोदी की आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछेगा। जो अब तक वो निर्बाध रूप से चला रहे थे सिस्टम को, अब उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और वो जवाबदेही हर सत्र में तय होगी, हर अवसर पर तय होगी। वो डॉगी मीडिया दिखाए ना दिखाए उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है देश के अंदर और वो नैरेटिव सामने भी आ गया। आप बताइए, स्मृति ईरानी जैसी महिला जिनकी डिग्री डाउटफुल थी, जिनकी क्वालिफिकेशंस डाउटफुल थी, उनको एचआरडी मिनिस्टर तक रही। वो किसकी कृपा से रही? इस देश में एचआरडी मिनिस्टर कभी अर्जुन सिंह होते थे राजीव गांधी के टाइम में, सेकंड नंबर पर सीनियर मोस्ट, और वहां स्मृति ईरानी जैसे लोग रहे। और उसके बाद कल उनकी जब ट्रोलिंग हुई, कोई बीजेपी का व्यक्ति बचाने नहीं आया। उनके बचाव में कौन आया? राहुल गांधी। और कितनी सभ्य भाषा में उन्होंने अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया कि देखिए हार जीत होती रहती है, ये ट्रोलिंग का अधिकार किसी का नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। तो पहले नेता, विपक्ष का नेता अपनी धुर विरोधी, जिसका एक मंत्रालय गांधी परिवार को गाली देने का भी था सुबह से रात तक, पूरे 10 साल तक, उसके बचाव में राहुल गांधी आकर के खड़े हो गए। तो ये बदले हुए नैरेटिव में मुझे लगता है आनंद जी, देर सवेर मोदी जी ये कितने ही संविधान हत्या दिवस और ये सब हिंसक बातें करते रहे, अल्टीमेटली ही विल हैव टू कम टू द एजेंडा एंड दैट एजेंडा विल बी गवर्नेंस। अब केवल एक ये वक्त की बात है कि वो अभी अपनी कार्यशैली को सुधारते हैं, या अक्टूबर में 4 राज्यों में झटका लगने के बाद सुधारते हैं, या उसके बाद भी नहीं सुधारते हैं। केवल देश की जनता को ये देखना है और सबकी आंखें उसी पर लगी हुई। जी आनंद जी। जी जी।